Prakash Sharma. I'm founder and CEO of Hubbolt Venture Private Limited. Thank you very much for taking out the time and coming to this place. We will talk about स्टार्टअप्स जो आज की डेट में बहुत कुछ सिनेरियो इस तरह से चल रहा है कि है क्या स्टार्टअप है, क्या है मार्केट में, किस तरह से ये इकोसिस्टम अपना आप डेवलप हो रहा है आज की डेट में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए, और इसमें किस तरह से एंटर करना है, तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफ बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें ना स्टार्टअप्स की, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि है क्या चीज, बट मैं इसको वापस रिपीट करना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स और कुछ भी नहीं है, एक बेसिक चीज है कि कोई भी आइडिया जो स्टार्ट होता है, जिसको मुझे लग रहा है पोटेंशियल है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, दैट्स अ स्टार्टअप। बट हाँ, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से स्टार्टअप कुछ अलग होता है, उसको वो स्केल देखता है, क्या क्या चीजें और होनी चाहिए स्टार्टअप के अंदर। इनिशियल स्टेज ऑफ एनी आइडिया जो बहुत ही बढ़िया हो, जिसमें रॉबस्ट हर बिजनेस जो गवर्नमेंट के यहाँ पे रजिस्टर होता है उसको हम स्टार्टअप नहीं बोल सकते। कुछ यूनिक उसके अंदर हो, जिसके अंदर बिजनेस प्लान जिसका बहुत बढ़िया हो, जिसको हम स्केल कर सकते हैं, जो आज की डेट में इतना है, ये बिजनेस और जाके बड़ा हो सकता है, तो वो चीजें हैं स्टार्टअप। एड्रेसेबल मार्केट, लाइक ऑलरेडी मैं कवर कर रहा हूं, जैसे कि एड्रेसेबल कितना बड़ा मार्केट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंश्योरेंस की बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल। लास्ट ईयर इट वाज समवेयर अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस का एक प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनीज ने इकट्ठा किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ was life insurance. 2030 में फोरकास्ट ये बोल रही है कि दिस मार्केट विल बी 17 लाख करोड़ रुपीस ऑफ कलेक्टेड प्रीमियम फॉर फर्स्ट ईयर। वैसे तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसी तरह से जैसे वो एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत बड़ा है, स्केल हो सकता है, तो एनी स्टार्टअप वो एंटर्स इनटू सच काइंड ऑफ थिंग, वो ग्रोथ होना ही होना है। देन व्हाट इनिशिएटिव्स, व्हाट सपोर्ट स्टार्टअप्स आर गेटिंग, आज की डेट में क्या हो रहा है उनके साथ में। अभी हम लोग फैसिलिटी जिसमें बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो दे रखी स्टार्टअप को, आई स्टार्ट नेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इनिशिएटिव है। उसी तरह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है वो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे DPIIT जो स्टार्टअप इंडिया करके जो कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट खुद बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है स्टार्टअप को कि आप बढ़ो आगे। ये जो फैसिलिटी है स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एवरीथिंग इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। There are many private accelerators, VCs, incubators है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी खुद की फैसिलिटी है, मैंने एक फैसिलिटी ली है, वहां पे मैं स्टार्टअप्स को बोलता हूं आप आइए, कुछ आइडिया है, उस आइडिया को आप आगे बड़ा बनाइए, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। ठीक है, कुछ न कुछ तो मतलब पीछे हर चीज के पीछे होता है, बट इस तरह के प्राइवेट एक्सेलरेटर, VCs, इंक्यूबेटर्स है। फॉरेन की फंडिंग आ रही है। एक आयरनी बताऊं, आज की डेट में इंडिया में जितना भी स्टार्टअप है 70% फंड्स जो है ना फॉरेन फंडिंग का है। इसमें लोग बोलते हैं हम खुश होना चाहिए, पर ये खुशी के साथ साथ दुख की भी बात होती है। रीजन कि आज मैं स्टार्टअप पे पैसा डाल रहा हूं, उसको वैल्यू कर रहा हूं बहुत ही कम। जब एग्जिट लूंगा तो उसको मैं 100x 1000x पे एग्जिट लूंगा, तो कितना बड़ा पैसा फॉरेन वापस जा रहा है। तो बट है, जरूरत है, तो आज की डेट में फंडिंग आ रही है। और भी रेगुलेटरी सपोर्ट स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा मिल रहा है, जैसे टैक्स में रिलैक्सेशन है, उनको 10 साल के लिए 3 ईयर का टैक्स, 10 साल का एक जर्नी होता है जिसमें 3 साल के लिए टैक्सेशन में छूट। गवर्नमेंट ये बोलती है कि स्टार्टअप जो है, अगर मान लो मैं इस इकोसिस्टम में हूं कि मैं टेंडरिंग वगैरह है, तो मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि मेरे को फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। देन ऐसा हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट इतना क्यों सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, क्या जरूरत है? बिकॉज स्टार्टअप ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इंडिया में 2007 के आसपास स्टार्टअप का जो है ना एक कल्चर स्टार्ट हुआ था, जब फ्लिपकार्ट वगैरह की बात कर रहे हैं उस टाइम पे। उस तब से लेके अब तक 110 स्टार्टअप ऐसे जो यूनिकॉर्न क्लब में आ गए, जिनकी 8000 करोड़ प्लस की इंडियन करेंसी के हिसाब से बोल रहा हूं, जिनको $1 बिलियन प्लस कंपनीज बोलते हैं, जिनकी वैल्यूएशन है। 110 स्टार्टअप ऐसे हो चुके हैं। 8 लाख प्लस जॉब्स लोगों को स्टार्टअप्स ने दिए हैं। टोटल फंडिंग जो है ना स्टार्टअप्स को मिली है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, विच इज $141 बिलियन। अब देखिए, जो नोटबंदी जो अपन बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 13 लाख करोड़ का था, 11 लाख करोड़ स्टार्टअप्स के अंदर ऑलरेडी फंडिंग हुई है। अभी जितने भी स्टार्टअप इंडिया में चल रहे हैं आज की डेट में, 110, उसके अलावा बहुत सारे जो यूनिकॉर्न है जो 1 बिलियन के होने वाले हैं, किन्हीं स्टार्ट किया है, सबकी कंबाइंड वैल्यूएशन आज की डेट में $500 बिलियन है। देन इंडिया
is third largest ecosystem for the startup at the moment. First US, then China और इंडिया. आपको एक चीज बोलूंगा, इंडिया इज ऑन दैट वर्ज जहां पे 2002 में चाइना था, जहां से उसने एकदम सेकंड वेव जो ग्रोथ की आई, इंडिया आज उस स्थिति पे है. तो डेफिनेटली जब स्टार्टअप के लिए इतना उन्होंने अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग कि आप स्टार्टअप आगे बढ़िए. बट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग बिकॉज इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, स्टेबल इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्टेबल है आज की डेट में. हर सेक्टर के अंदर आज की डेट में अपॉर्चुनिटी, लेट इट बी फिनटेक, इंश्योरटेक, D2C, आप है ना ई-कॉमर्स, जो सेक्टर की बात कर रहे हो कहीं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत बड़ी आगे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. टैलेंट पूल बात कर रहे हैं, मतलब ये तो ऑलरेडी सबको पता है कि इंडिया का टैलेंट, मतलब आज की डेट में IT की बात करें या कुछ भी, तो टैलेंट पूल इज देयर. देन राइजिंग कंज्यूमर डिमांड. आज देख लीजिए कि पर कैपिटा जो स्पेंडिंग लिमिट है ना, वो लोगों ने बढ़ाई है, क्योंकि हम ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा खर्च करते हैं. तो डेफिनेटली वो पैसा घूम फिर के इकोनॉमी में आता है और वहां से क्या प्रॉस्पेरिटी हर लेवल पे आज की डेट में बढ़ रही है. देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया बीइंग आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स जो है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की वजह से पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं. तो स्टार्टअप के लिए हर चीज जो रिक्वायर्ड होती है सपोर्ट करने के लिए, भले डिमांड हो या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हो, फंडिंग अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर. तो ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहा है. आप ये देखिए कि इंडियन इकोनॉमी अगर बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तो स्टार्टअप भी डेफिनेटली करेंगे. व्हाट इज द फोरकास्ट? और ये जितने भी डेटा है, बड़े बड़े जैसे मैकेंजी हो गए, बहुत बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्होंने फोरकास्ट ये की है इंडिया की जो इकोनॉमी करंटली $3.7 ट्रिलियन की है, दैट विल बी समवेयर अराउंड $7 ट्रिलियन इन 2030. बट खुशी की बात, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द GDP विल बी फ्रॉम द स्टार्टअप्स. आप सोचिए कोई बिजनेस जब बनता है, हम टाटा की बात करते हैं, बिरला, एजेस हो गए बिजनेसेस को आए हुए, बट ये बहुत न्यू बेबी है स्टार्टअप्स. 2007 में आए, अब बनना शुरू हो रहे हैं, एंड बाय 2030 दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग 10% इकोनॉमी में, GDP के अंदर. जो जॉब्स अभी है, दिस इज 1.8 लाख स्टार्टअप्स. ओके, 65,000 स्टार्टअप आज की डेट में DPIIT पे रजिस्टर्ड है, जो कि 2030 में ज्यादा जाते 1.8 लाख होंगे. देन 8 लाख जॉब अभी तक स्टार्टअप्स ने दिए हैं. बाय 2030 स्टार्टअप्स विल बी गिविंग जॉब्स टू 50 लाख पीपल. डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट जॉब तो पता नहीं कितने भी होंगे. जैसे मैं जोमेटो में जॉब कर रहा हूँ, बट जोमेटो का राइडर हूँ, ओला में जॉब कर रहा हूँ, ओला का राइडर हूँ, तो वो इनडायरेक्ट जॉब है. इतने बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स देंगे. देन 110 आज की डेट में जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं, द नंबर विल इंक्रीज टू 300 यूनिकॉर्न. एंड जो $500 बिलियन की कंबाइंड वैल्यूएशन है स्टार्टअप्स की, that is going to be $2 trillion by 2030. Challenges, इतनी चीजें आसान नहीं होती बनने के लिए. हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूशन होगा. देयर आर मेनी चैलेंजेस स्टार्टअप्स आर फेसिंग. सबसे बड़ा चैलेंज बीइंग एन इन्वेस्टर या स्टार्टअप को सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीम का. जो टीम है, फाउंडिंग टीम है, जो काम कर रही है आज की डेट में, क्या वो कैपेबल है कुछ बड़ा बनाने के लिए? क्या उनके पास में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ये काम संभाल सकते हैं अच्छे से? देन डू दे हैव अ प्रॉपर बिजनेस प्लान, या उसका बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे हमने बात किया था कि इंश्योरेंस हो गया या D2C की बात कर रहे हैं, ई-कॉमर्स की बड़ा मार्केट होता है. क्या वो जो काम करना चाह रहे हैं ये है उसके पास में टोटल एड्रेसेबल मार्केट? क्या वो बिजनेस स्केल करने लायक है कि नहीं है? हर बिजनेस जैसे होता है ना, अगर मान लो कोई स्केल नहीं होता है, मैं अगर चाय का काम स्टार्ट कर रहा हूं तो कितना करूंगा? अगर स्केल का है मेरे पीछे, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो अमृत तुल्य है, दुनिया भर की चीजें, तो वो एक स्केलेबल मॉडल पे लेके चले गए वहां पे. तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए. और सबसे बड़ी चीज फंडिंग. स्टार्टअप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज की होती है, फंडिंग है कि नहीं है. एक ये 100 अगर स्टार्टअप्स अगर फेल हुए हैं तो उनके बारे में अगर मान लो आपको बात करूं, अगर 100 स्टार्टअप्स का अगर सर्वे किया गया था जहां फेल हुए थे, 77% स्टार्टअप्स, वो स्टार्टअप्स फेल हुए थे जो बूटस्ट्रैप थे. बूटस्ट्रैप का मतलब है मैंने मेरा खुद का पैसा लगाया, फैमिली से पैसा ले लिया, यार दोस्तों से पैसा ले लिया और मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया. तो ऐसे 100 स्टार्टअप का सर्वे हुआ है, तो उनमें से 77% वहीं पे फेल हो गए जो बूटस्ट्रैप थे. देन आप देखिए रेशो कितना कम हो गया, ओनली 11%.
वो फेल हुआ जिनको सीड फंडिंग मिली थी कि भाई मेरे को फैमिली का पैसा तो ले ही लिया, मेरे को कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर ही आया जिसने मेरे को इनिशियल में सपोर्ट किया। तो जैसे जैसे आगे फंडिंग मिलती जा रही है वैसे वैसे स्टार्टअप के फेल होने का रेशो भी डिक्रीज होता जा रहा है। देन एक चीज है कि स्टार्टअप की लाइफ साइकिल होती कैसे है, दिखती कैसी क्या है। मैंने यहां से स्टार्टअप स्टार्ट किया, आइडिया था मेरे पास में, मैंने जीरो से शुरू किया और धीरे 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 ये मेरी ग्रोथ आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने स्टार्टअप में काम किया, मेरा फंड्स वगैरह लेके आया, मेरा बिजनेस आगे एक्सपेंड होता गया और आई वेंट टू आईपीओ तक मैं चला गया, पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो गया मैं। बट सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, ये जो डेथ वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डेथ, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। यहाँ पे मैंने एक आइडिया लेके आया, मैंने स्टार्ट किया और मेरा आइडिया मेरे को फंडिंग वगैरह नहीं मिली और मैं यहीं पे खत्म हो गया। 77% स्टार्टअप यहीं पे एंड हो जाती है। अगर इनको यहाँ पे किसी ने सपोर्ट कर दिया तो यहां से इनकी जर्नी आगे बढ़ती है। एंड लेटर स्टेज पे क्या होता है, नए लोग और है ना साथ देते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे को अगर बॉम्बे जाना है, बाई एयर जाना है, तो घर से अगर मान लो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट तक, तो देयर इज अ पर्सन हु विल हेल्प मी। हो सकता है ऑटो वाला हो या मेरा भाई हो जो मेरे को वहां तक ड्रॉप कर रहा है, देन प्लेन विल टेक मी टू बॉम्बे। तो वो वाली पार्ट है कि यहाँ पे जो हेल्प करता है वो होता है हमारा एंजल इन्वेस्टर। वो एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप को इनिशियल में सपोर्ट करता है कि आपका बहुत अच्छा आइडिया है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू और आप आगे बढ़िए। कौन कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर डेफिनेटली वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्क लेने में आज की डेट में बोलते हैं कि आई एम रेडी टू टेक रिस्क। बिलीवर होते हैं कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं आपका साथ दूंगा। देन डाइवर्सिफिकेशन जिनको करना होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स का, कि मैं यहाँ पे पैसा डाल ही रहा हूँ, लेट से मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, पर मैं थोड़ा बहुत पैसा यहीं पे डालना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टअप। दोज आर एंजल इन्वेस्टर्स। रिटर्न में उनको क्या मिलता है? एंजल इन्वेस्टर ने पैसा दिया एंटरप्रेन्योर को, अगर उसने कैपिटल दिया, अगर इसमें कुछ इक्विटी का पोर्शन उसको मिल गया, दैट्स इट। अब एंजल इन्वेस्टर को दूसरा क्या फायदा है? मेरे को एक बहुत अच्छा बिजनेस लगता है लॉन्ड्री का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लॉन्ड्री बिजनेस इज वेरी गुड, सस्टेनेबल है। आज स्टार्ट किया, 6-7 महीने में ब्रेक इवन हो जाता है, पैसा आता है। क्या मेरे पास में एक्सपर्टीज है लॉन्ड्री बिजनेस चलाने की? क्या मैं टाइम दे पाऊंगा? क्या नहीं। तो मैं ऐसा फाउंडर ढूंढूंगा जिसके पास में एक्सपर्टीज हो, जो अच्छा हो और उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो। तो मैंने उसको पैसे दिए और लॉन्ड्री बिजनेस में मैंने मेरी पार्टनरशिप कर दी। अब वहां से वो आगे लेके जाएगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, मेरी इक्विटी की वेल्थ धीरे धीरे बढ़ रही है। देन एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता कहां पे, कौन सी पोजीशन पे करता है? आप देखिए आइडिया स्टेज, मेरे पास में एक आइडिया है, मेरे को कुछ करना है, सबसे ज्यादा रिस्क वहीं पे होती है, रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। वैल्यूएशन कंपनी की समवेयर अराउंड, कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है यहाँ पे, बट कोई इनको वैल्यू तो पेपर पे देनी पड़ेगी। तो बिलो 10 करोड़ कंपनी ने बोली मेरी वैल्यूएशन है। या तो कंपनी बूटस्ट्रैप्ड होगी, खुद के पैसे इन्वेस्ट किया आदमी ने, या फिर वो एंजल इन्वेस्टर से उन्होंने फंड रेज करके कंपनी बनाई। लेटर स्टेज, अगली स्टेज आती है सीड स्टेज। यहाँ पे भी रिस्क हाई है, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ प्रोटोटाइप कंपनी का तैयार हो चुका है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कि है कंपनी के पास में कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वैल्यूएशन में भी कंपनी की बिलो 10 भी हो सकती है और अप टू 50 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर हेल्प करता है। ये दो स्टेज होती है जहां पे एंजल इन्वेस्टर हेल्प करता है। उसके बाद में एंजल इन्वेस्टर आता ही नहीं है पिक्चर में कहीं पे भी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। वैल्यूएशन इतनी होती है कि मेरा दिया हुआ 5 लाख 10 लाख कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज द स्टेज कि जहां पे एंजल इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करता है। आप आगे भी देखिए कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही है ना, तो आपकी रिस्क कम हो रही है बट रिवॉर्ड भी कम हो रहा है। मैं इस स्टेज की बात करता हूँ, लेट स्टेज। फ्लिपकार्ट अभी रिसेंटली एक पैसा रेज किया है, अब अगर वो आईपीओ लेके आएगा कितना ग्रोथ कर पाएगा। बट आप सोचिए, जिसने 2007 में जिसने फ्लिपकार्ट ने किसी ने पैसा डाला है, देयर इज सच एक एग्जांपल बताता हूँ, दीपिका कपूर, आप गूगल कर लीजिएगा, 2012-13 के अंदर जोमेटो में उन्होंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। अभी तक सी इज देयर विद द कंपनी। अभी उनके पास टोटल उनका 10 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 240 करोड़। सी इज स्टिल इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आप कुछ देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कि एंजल इन्वेस्टर हमारा जब किसी को सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप को, तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे हुई है इन फाउंडर्स की। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, क्या दिन थे, एंजल इन्वेस्टर के सपोर्ट की वजह से क्या बना है ये। देन ओला, कोई इन लड़कों पे विश्वास करके पैसा देगा क्या? बट किसी ने तो दिया है।
आप चप्पलों में बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठ के भाविश एंड अंकित, बाय द वे अंकित भाटी फ्रॉम जोधपुर, ठीक है, ये दो फाउंडर इन्होंने मिलकर काम किया और आज की डेट ओला क्या क्या नहीं बना रही है। देन फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल बुक्स से स्टार्ट किया था बेचना, घर में गोडाउन में बुक्स बेचना शुरू किया। देन आज की डेट में नावी, फ्लिपकार्ट, क्या क्या नहीं है इनका खुद का, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंजल्स एज वेल, वो भी दूसरे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देन ओयो, 18 ईयर का बंदा, वाई कॉम्बिनेटर करके एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां से काम किया और आज की डेट में क्या क्या बना दिया इसने। ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर एंजल इन्वेस्टर ने किसी न किसी ने इन पर भरोसा नहीं किया होगा, इनके आइडिया पे यकीन नहीं किया होगा और किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया होगा, अदरवाइज ये चीजें कभी बनी नहीं सकती थी। बहुत आसान होता बोलने के लिए कि ये तो चलेगा नहीं, ठीक है, बट जिसने किया उनको मिल गया। और देयर आर मेनी अदर कंपनीज, आप ये देख लीजिए, दुनिया भर की कंपनीज है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एंजल इन्वेस्टर आया था। वीसी फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी, सब लेटर स्टेज की बात है। ये कब आएगी कब नहीं आएगी किसी को पता नहीं, एंजल इन्वेस्टर जरूर होता है, उसी की वजह से ये सारी चीजें आगे बढ़ती है। मिला क्या, फाउंडर के तो किस्मत बदल गई, जगुआर आ गई, ये हो गया, 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, 10,000 करोड़ की हो गई। एंजल इन्वेस्टर को क्या मिला, 2007 के अंदर फर्स्ट वैल्यूएशन हुई थी पेटीएम की, विच वाज 70 करोड़, ये अप्रॉक्स नंबर है। लेटेस्ट वैल्यूएशन जब पेटीएम की हुई थी आईपीओ के टाइम पे 1.32 लाख करोड़। उस टाइम पे अगर किसी एंजल इन्वेस्टर ने पैसा डाला होता तो उसका 1900 गुना ग्रोथ। ओला में 3 करोड़ की फर्स्ट वैल्यूएशन थी 2010 में, टू 20,000 टाइम रिटर्न टू द एंजल इन्वेस्टर। ओयो रूम्स, जोमेटो, स्विगी, टर्टल मिंट, दुकान, पम कंपनीज आप देखिए, ग्रोथ देखिए। ऐसा नहीं कि सारे ग्लूमी पिक्चर, सब जगह ग्रोथ ही होती है, लॉस भी होता है, बट आप सोचिए कि अगर मेरे पास में 10 लाख रुपए है, मैंने 10 स्टार्टअप पे डाले, 9 फेल हुए, एक ही सक्सेस हो गया, तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न आई विल बी मेकिंग, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होता है, बट देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स जिन्होंने बोला कि नहीं भाई हम तो एंजल में विश्वास नहीं करते, हम तो इस वाले रास्ते में जाएंगे, वेरी गुड, एफडी, एमएफ, गोल्ड, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, सिक्योर है, बहुत ही बढ़िया, बट क्या उनके पास में चांस है, कोई भी चांस है वाइल्ड गैस के 200 से 2000 गुना रिटर्न भी हो जाएगा मेरा? आंसर इज नो, कभी नहीं होगा, ठीक है। सिक्योर रहेगा बट ये रिटर्न तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसी का एग्जांपल आप देख लीजिए, पेटीएम से शुरू करते हैं, वहां पे पेटीएम ने 1900 गुना रिटर्न दिया है एंजल इन्वेस्टर को, बट 2021 में आईपीओ आया, लिस्टिंग प्राइस वाज 2100, आज की डेट में 400। क्या हो गया अचानक ऐसा एकदम? पहले तो ग्रोथ हो गई, आईपीओ आने के बाद में कंपनी माइनस। डीएलएफ 2007 के अंदर आई, लिस्टिंग प्राइस 550, करंट प्राइस 900। कितने साल, ऑलमोस्ट 20 साल होने को आए, 2 गुना भी रिटर्न नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, कोई एक आध कोई कंपनी होगी जिसने 4x रिटर्न दिया होगा, अदरवाइज देयर इज नो रिटर्न एट ऑल। वो रिटर्न नहीं है जो कि स्टार्टअप के अंदर पॉसिबल होता है। तो एक्चुअल में क्या है, सार कहानी का एक ही बनता है कि जो रियल जो चीजें बनती है ना, वो इस स्टेज पे बनती है, सीड पे। वैल्यू ऑफ डेथ में जिस टाइम स्टार्टअप होता है, वहां पे अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया, ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गेन द मोस्ट। कंपनी की जर्नी इसी तरह से चलेगी, मैंने यहां एंटर किया है तो यहां मेरे को ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मैंने यहां एंटर किया तो मेरे को पॉसिबिलिटीज कम है। और दीज आर द स्टेजेस की भाई कंपनी को एंजल फंड मिला, फिर प्राइवेट इक्विटी मिली, वीसी में मिला, ये वो सारी कहानी चलती रहती है आगे। बट हाउ टू बी पार्ट ऑफ इट? बहुत अच्छा है कि लगता है कि एंजल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चीज है, होना चाहिए, करना चाहिए, बट बनना कैसे इसका पार्ट? क्योंकि 99% डील्स जो होती है ना एंजल इन्वेस्टमेंट की, वो क्लोज डोर ही हो जाती है। मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास मैं फाउंडर्स को जानता हूं, तो मैं क्या उसको बोल दूंगा, कमिट कर दूंगा, आई विल रेज फंड्स फॉर यू, यू गिव मी इक्विटी, उससे आपस में नेगोशिएट किया और वहीं पे क्लोज हो गई डील। आम आदमी के पास में या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो वाकई में इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां तक डील आती भी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द फेयर वैल्यूएशन? अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो एंजल इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है, बट क्या वैल्यूएशन पे? सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है कि हम स्टॉक की प्राइस देख के बता सकते हैं, 400 पे था, कल 300 पे था, 350 हो गया, ऊपर है, नीचे। वी कैन जस्ट एनालाइज कि यार अभी डालने में पैसा सेफ है कि नहीं। एंजल इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आपको प्राइस ही नहीं पता चलेगी कभी भी लाइफ में कि क्या हो क्या रहा। वो तभी पता चलती है जब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आएगी कंपनी के पास में, तो वैल्यूएशन करवाते हैं मर्चेंट बैंकर से, तब आपको पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन प्रीवियस 20 करोड़ थी,
अब ये 100 करोड़ की होगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 5 गुना मेरा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। देन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं डीमेट अकाउंट ओपन किया, म्यूचुअल फंड सही है करके फंड डाला और फटाफट आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट टेक्स टाइम, कॉम्प्लेक्स चीजें होती है कि आपको सीसीडीज इशू हो रही है, सीसीपीएस इशू हो रहा है, क्या आप एमसीए में नाम आया कि नहीं आया, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह से करो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है एंजल इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि आम आदमी या फिर एक आदमी जिसके पास में इस तरह का नेटवर्क नहीं है, वो कभी एंजल इन्वेस्टमेंट वाले रूट पे जा ही नहीं सकता। वहीं पे है हमारी कंपनी हबॉल्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, वो सारे सॉल्यूशन देने के लिए कि एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी को पार्ट बनना है तो हमारे थ्रू वो किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है हमको। हम लोग क्या करते हैं, वी आर ए मार्केट प्लेस। मैं आपको बताऊं कि हम कैसे क्या काम कर रहे हैं कि हमारी डील्स होती है बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारे वीसीज हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, एंजल नेटवर्क्स होते हैं, जहां पे है ना स्टार्टअप्स वाले आते हैं और वो लोग फंड्स के लिए डिमांड करते हैं। हमारी उनसे टाई अप है, हम उनसे डील लेते हैं, हम हमारे प्लेटफॉर्म पर उनको लिस्ट करेंगे तो हमारे पास में मल्टीपल डील्स आ जाएगी, एग्रीगेशन हो गया। उसके बाद में साइमल्टेनियसली एक स्टार्टअप फाउंडर है, उसको पैसा भी चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकता है और आइए सर, ठीक है। तो स्टार्टअप फाउंडर है, वो अपने आप को हमारे यहाँ पे लिस्ट कर सकता है कि भाई मेरे को फ्रेंड्स चाहिए, ताकि उसकी प्रेजेंस है ना हमारे बाकी इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगी कि हाँ यार ऐसा ऐसा कोई आदमी है जिसको पैसा चाहिए, इफ दे लाइक द आइडिया दे कैन डील विद द स्टार्टअप। हम सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज डील्स है वही लेके आएंगे जो रिस्की होती है, बट उसमें क्या है कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत नॉमिनल होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ये वैल्यूएशन होती है, जहां हमारे एंजल इन्वेस्टर को पैसा देने के बाद में इक्विटी ज्यादा मिले। अगर मान लो 1,32 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पेटीएम हो गई, वहां पे मैं अगर बोलूंगा आप 1 लाख रुपए डालिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है कंपनी का, कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। तो अर्ली स्टेज डील्स हम लेके आएंगे। हबॉल्ट और क्या है कि स्टार्टअप मेरे पास में आया लिस्ट होने के लिए, उसकी पिच डेक क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, आगे वो कैसे अगले साल ग्रोथ करेगा, उससे अगले साल कैसे ग्रोथ करेगा, उससे अगले साल कैसे ग्रोथ करेगा, उसकी ड्यू डिलिजेंस कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, ठीक है। और सारे सेक्टर के स्टार्टअप्स लाइक कोई एग्री स्टार्टअप हो गया,